आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड के भौतिक विषय में पहली श्रृंखला के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही थी, तो उस कड़ी में ये दूसरी वीडियो होगी। तो आज हम लोग पहली वीडियो में जो 10 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा किए थे, उससे आगे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम पढ़ रखे हैं कि दो ही तो दर्पण होता है। एक होता है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, और इसकी जो हम अगर फोकस दूरी की बात करें तो इधर यहाँ इसका फोकस होता है, और यहाँ से यहाँ इसकी फोकस दूरी, ये हो गई फोकस दूरी, जिसको छोटी एफ से दिखाते हैं, है ना। ये ध्रुव हो गया, पोल हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये ध्रुव से बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी कि यहाँ क्लियर हो गया कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में हम देखते हैं, उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण ऐसे होता है। ये उसका ध्रुव हो गया, पोल हो गया, यहाँ उसका ये फोकस हो गया, यहाँ उसका फोकस हो गया, और ये जो दूरी है उसकी फोकस दूरी है। तो ये ध्रुव से दाहिनी तरफ की दूरी है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस होगी। तो आपको याद रखना है, याद यही रखना है यहाँ पर आपको कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस नेगेटिव होगी, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न में जो कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी, धनात्मक की बात, तो धनात्मक जो होता है वो उत्तल दर्पण में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए, है ना। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न। और 12 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन। तो हमें पता है कि अवतल दर्पण में एक ही ऐसी स्थिति होती है, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अवतल दर्पण में एक ही ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वो कब है, जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे बनता है प्रतिबिंब, आइए इसको देखते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और यहाँ से F से होकर वो गुजरेगा, ठीक है। और एक प्रकाश किरण जो है यहाँ से इस तरह से जाएगा और ऐसे लौटेगा, यहाँ से इस तरह से लौटेगा। तो इन दोनों, ये जो यहाँ से ऐसे लौट रही है, यहाँ से ये प्रकाश किरण ऐसे लौट रही है, तो इनको अगर हम कल्पना करें तो लग रहा है कि शायद पीछे से ऐसे कहीं से ये आ रहे हैं। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे एक बिंदु पर जाके मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वस्तु, और ये उसका हो गया आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो हमें निकालना है आवर्धन, आवर्धन निकालना है। तो हम आवर्धन बराबर पढ़े हैं, आवर्धन को m कहते हैं, पढ़े हैं HI/HO, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो आभासी में तो वस्तु भी सीधा, प्रतिबिंब भी सीधा, तो दोनों की जो दूरियां होगी, ऊंचाइयां होगी, वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आवर्धन यहाँ पर धनात्मक होगा, आवर्धन जो होगा वो धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। प्रश्न नंबर जो 13 है, कहता है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में याद रखना है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ देखते हैं 14। इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, डी का मान बताना है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न जो है ये है कि एक अवतल दर्पण है, ये उसका ध्रुव हो गया, ये उसका ध्रुव हो गया, यहाँ ले लेते हैं उसका फोकस, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर है। अब कहता है इसके डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, ठीक है। डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो वो डी की दूरी बताना है, माचिस की तीली कहाँ रखी हुई है। तो हम पढ़े हैं कि जब अनंत से प्रकाश किरणें आती है तो सभी फोकस से होकर गुजरते हैं, है ना। और सारी की सारी इस दर्पण की खासियत है कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण की खासियत है कि जितनी भी अनंत से प्रकाश किरणें आएगी सब आकर फोकस पे एकत्रित हो जाती है, और यहाँ पर जो है फोकस पे जो है हीट ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से यहाँ रखी वस्तु, अगर यहाँ पर कागज़ हम रखते हैं,
यहाँ पर हम कागज़ भी रखेंगे तो भी जल उठेगा। तो अगर माचिस की तीली यहाँ रखी जाएगी फोकस पे, तो वो भी जो है ये हीट के कारण, परावर्तन के बाद जो यहाँ हीट आई है उस हीट के कारण वो जल उठेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो फोकस दूरी है, ये 20 जो फोकस दूरी है, तो तीली यहीं पर रखी जाएगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर पर ही रखी जाएगी, जिस कारण से अनंत से प्रकाश किरणें आएगी, सब इकट्ठा होगी और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होने से तीली जल उठ पाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और वो प्रश्न है कि किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। तो किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। तो आइए इस प्रश्न को डिटेल से समझते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमने बताया कि अनंत होती है, क्यों होती है। तो समतल दर्पण एक सीधा दर्पण होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ये दर्पण मैंने समतल दर्पण बना दिया, तो इस पर जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी, ठीक है, जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी समांतर रूप से, तो यहाँ से वो समांतर होकर ही लौटेगी। तो ऐसे ही ये अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी कल्पना की जाती है कि अनंत पर जाके ये मिलेंगे, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 17 में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर जो 17 है वो है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने। तो अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है वो है वक्रता केंद्र। यहाँ पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, ये रहा वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी पर अगर इनकी वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और इसके जस्ट विपरीत बनता है, उल्टा बनता है, आकार में बराबर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक और समान आकार के। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न 18 है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि छोटी एफ और बड़ी आर में क्या संबंध है। तो होता है बड़ी आर बराबर सूत्र होता है 2 × f। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 19 है वो यह है कि प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि अवतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में याद रखना है काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता ही है, और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, और यहाँ जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, तो हम कहेंगे उसको हराशित कहेंगे, यानी कि सीधा और हराशित। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 जो है वो है कि एक गोलीय दर्पण है और एक लेंस है और जिसकी फोकस दूरी माइनस है। तो बताना है कि वो दर्पण कौन है, लेंस कौन है। तो आप ये याद रखें कि ये है अवतल दर्पण और ये है अवतल लेंस। इन दोनों की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। फिर उसके बाद देखेंगे ये है हमारा, ये है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। इन दोनों की फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये है अवतल दर्पण है और ये अवतल लेंस है। इसकी फोकस दूरी, इन दोनों की फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है, इन दोनों की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अवतल, फिर से एक बार देख लीजिए, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक, और यहाँ प्रश्न में ऋणात्मक -15 लिख रखा था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर जो है इसमें कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यानी कि दर्पण के सामने हम कहीं पर भी रखें, दर्पण के सामने कहीं पर भी रखें, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण है। तो वो एकमात्र दर्पण जो है आपका अवतल है, जिसमें वस्तु आप कहीं पर भी रखेंगे उसका केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा को काल्पनिक भी कहेंगे, सीधा जो होता है वो काल्पनिक भी होता है, और इस दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो छोटा बनता है, यानी कि हराशित भी बनता है। तो केवल इसका उत्तर होगा केवल उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 22 जो है कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो कोई गोलीय दर्पण बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया ये अवतल दर्पण बना लिया, चाहे उत्तल ही बना लेते हैं, उत्तल बना लिया। तो यहाँ से यहाँ जो है ये प्रभावी व्यास है इसका, और इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण ये हुआ, यहाँ पर उसका हो गया फोकस, और ये रह गई उसकी फोकस दूरी, ये वाली उसकी फोकस दूरी, ये पॉइंट ध्रुव। तो ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी है निगेटिव होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वह है अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, और वो काल्पनिक होता है, और वो सीधा भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है कि फोकस पर अपसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर होकर जाती है। तो ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि कौन सा दर्पण है। तो हम तीनों दर्पण को बारी बारी से देखते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, लाइट ऐसे आ रही है तो यहाँ से ऐसे लौटेगी। ये है समतल दर्पण की, ये आपकी कंडीशन है समतल दर्पण का। ये जो है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है समांतर, और सभी आके फोकस पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद समांतर रूप से लौट रही है। इस समतल दर्पण है, ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है समांतर ऐसे आएगी, और यहाँ से वो अवशरित हो जाती है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो सवाल जो है कि परावर्तन के बाद समांतर जाती है, मीन्स समांतर आ रही है और समांतर ही यहाँ से वो लौट रही है। तो ये केवल और केवल किस में होता है, समतल दर्पण में होता है, समतल दर्पण में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। और 26 है, प्रश्न नंबर 26 है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई यानी कि उसका प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है और आवर्धन होगा। तो उत्तल दर्पण में अगर आप देखें तो वस्तु है और इसका इधर प्रतिबिंब भी है, दोनों सीधा बनते हैं, दोनों सीधा बनते हैं। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आवर्धन जब हम निकालेंगे तो आवर्धन का एम होता है फार्मूला HI/HO, मतलब ये हो गया प्रतिबिंब का आकार, ये हो गया वस्तु का आकार। तो ये भी पॉजिटिव है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस बटे प्लस आंसर आएगा प्लस में, यानी कि धनात्मक। सी इसका आंसर हो जाएगा।